Hello everyone, welcome to my channel. So here we are continuing counting techniques as you can see on the screen, and today we are going to cover the topic combination. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था परमुटेशन और मैंने वहाँ पे बताया था कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन फैक्टोरियल ऑल दीज आर टूल्स टू सॉल्व क्वेश्चंस. जो मेन जो प्रिंसिपल है दैट इज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. सो कॉम्बिनेशन के लिए भी सेम फंडा है. अब इसका कुछ फॉर्मूला वगैरह है एंड वी आर गोइंग टू डेफिनेटली सी दैट. बट बिफोर दैट एक जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया था लास्ट लेक्चर में दैट इज फ्रॉम परमुटेशन, उसका सॉल्यूशन एक बार जल्दी से देख लेते हैं. आई होप यू हैव सॉल्व्ड इट. इन केस इफ यू हैव नॉट देन जस्ट गो थ्रू द लाइक प्रोसीड्योर सॉल्यूशन कैसे इसको कर रहा है. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन एंड क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ और ऑल distinct 4-digit numbers that can be found by using the digits 1 2 3 4 5. ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 यूज करके जितने भी 4 डिजिट डिस्टिंक्ट नंबर्स हम बना सकते हैं उनका सम हमें यहाँ पे बताना है कि कितना होगा. बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है. इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा वेरिएंट लेके इसको पहले समझ लेते हैं. दैट इज लेट अस कंसिडर द नंबर्स 1 2 डिजिट्स 1 2 3. ठीक है, हम इसका एक छोटा वर्जन हम लोग पहले समझ लेते हैं सो दैट ये समझने में आसानी हो. तो 1 2 3 को लेके पहले करते हैं. मतलब हमारे पास सिर्फ 3 डिजिट है, 3 डिजिट्स वी हैव, ओनली 3 डिजिट्स वी हैव. एंड इन 3 डिजिट्स को लेके जितने भी 2 डिजिट्स नंबर हम लोग डिस्टिंक्ट नंबर्स बना सकते हैं, हमें उनका सम निकालना है. तो पहले तो ये समझ लो कि कितना, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आई कैन मेक फ्रॉम दिस, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स वी कैन मेक by using the digits this 1 2 3, and the answer is 3p2. very easy to understand. why 3p2? because हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया है npr. n क्या है? टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल आइटम्स, एंड r क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आइटम्स. सो टोटल 3 डिजिट्स है मेरे पास. सो n का वैल्यू इज 3 एंड उनमें से 2 डिजिट्स को सिलेक्ट करके मुझे नंबर्स बनाना है. सो ऑब्वियसली I can make 6 numbers. Why? Because 3p2 का वैल्यू अगर निकालोगे I guess it will be 6. 3 factorial divided by 1 factorial, so definitely it is 6. And not only that, अगर तुम चाहो तो नंबर्स को बना के एक बार वेरीफाई कर सकते हो. तो मैं नंबर बना के भी मैं दिखा देता हूँ जल्दी से. सो जो नंबर्स बनेंगे, सो लेट अस स्टार्ट विथ 1. जो 10th प्लेस है वहाँ पे 1 रख के क्या हो सकता है? 1 2 हो सकता है, एक 1 3 हो सकता है. 1 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि डिस्टिंक्ट, मतलब कोई भी डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है. सिमिलरली 2 को फिक्स रख के 2 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, एंड 3 को यहाँ पे फिक्स रख के 3 1 हो सकता है एंड 3 2 हो सकता है. देखो ये टोटल जो 6 नंबर्स है कुछ इस तरीके से बन जाएगा. और अगर हम चाहे तो इसका सम भी कर सकते हैं, लेकिन इसका सम कुछ स्मार्ट तरीके से करेंगे सो दैट इनको सम करने का जो टेक्निक वो हम इस पर भी अप्लाई कर सके. अब देखो इसको जब सम करोगे, एक चीज नोटिस करना, दैट इज अगर अगर यूनिट प्लेस देखोगे है ना, इफ यू सी द यूनिट प्लेसेस ऑफ ऑल दिस 6 नंबर्स, तो यहाँ पे देखो 1 2 एंड 3 तीनों ही डिजिट 2 बार रिपीट हुआ है. देखो 2 एक बार, 2 बार, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है. 1 जो है 1 टाइम, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, एंड सिमिलरली 3 भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है. तो इसका मतलब अगर मैं यूनिट प्लेस का अलग से सम निकाल लूँ, कैसे? क्योंकि हर डिजिट्स 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो यूनिट प्लेस के लिए आई कैन से दिस कि 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 2 इंटू 6, तो ये हो गया 12. यूनिट प्लेस का सम मुझे मिल गया 12. ठीक है, यूनिट प्लेस का सम मुझे मिल गया 12. अब सिमिलरली 10th प्लेस को अगर देखोगे, यहाँ पर भी देखो हर एक डिजिट जो है वो एग्जैक्टली 2 टाइम्स रिपीट हुआ है. 1 भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 भी, 3 भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है. ठीक है, तो 10th प्लेस के लिए भी सेम कंसेप्ट बनेगा 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3, तो इसका भी बनेगा 12. लेकिन क्योंकि ये सम, ये जो 12 हमें मिला है ये 10th प्लेस का है, तो इसके साथ हमें 10 मल्टीप्लाई करना होगा. क्योंकि 10th प्लेस में हमें पता है 10th प्लेस का कोई भी डिजिट को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं 10th प्लेस में, इसीलिए 10th प्लेस बोला जाता है. तो 12 इंटू 10 दैट इज यहाँ से हमें मिल जाएगा 120. तो टोटल सम क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 120 प्लस 12
दैट इज 132 एंड नॉर्मली इसको सम करके देखो, यहाँ पे नॉर्मली ये सम करके देखो 132 ही मिलेगा। तो ये टेक्निक है और ये बिल्कुल सेम टेक्निक या फिर सेम कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका मैं अभी इसके सॉल्यूशन पे आ जाता हूँ। इस तरीके से लिखेंगे कि ईच नंबर ऑकर्स, ईच नंबर occurs in the unit place, each number occurs in the units place exactly how many times होगा इसके लिए, exactly 4p3 times। ठीक है, each नंबर से अच्छा रहेगा ये बोलना कि ईच डिजिट, ठीक है, यहाँ पे डिजिट लिखना सही रहेगा वैसे, 4p3 टाइम्स। ठीक है, सो द सम ऑफ द यूनिट डिजिट्स इज 4p3 इंटू, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, 1 + 2 + 3। अब यहाँ पे डिजिट्स कितने सारे हैं, 5 डिजिट्स हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और इसको अगर करोगे यू विल गेट द रिजल्ट एज 60। ठीक है, इसको डिजिट, इसको नंबर ही रहने दो। ओके, सिमिलरली the contribution of tens place is, क्या किया था हम लोगों ने, वहां पर भी सेम 60 आएगा इंटू 10 होगा, है ना। ये रहा 12 पहले हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था, फिर 10th प्लेस के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी सेम। एंड ऐसे ही 100 प्लेस, देखो ये हो गया यूनिट प्लेस के लिए 60 मिल रहा है, 10 प्लेस के लिए 60 इंटू 10 होगा, 100 प्लेस के लिए 60 इंटू 100 एंड 1000 वाला प्लेस के लिए 60 इंटू 1000। अब इनको सम कर देना है, तो इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा 60 अगर हम कॉमन ले ले तो 10 पहले तो अगर 1 + 10 + 100 + 1000 सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 6660 46 देन 0। ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो बिल्कुल इसी तरीके से यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक, तो दिस वाज द सॉल्यूशन, आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। ठीक है, चलते हैं आज का जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज कॉम्बिनेशन के 4। सो फर्स्ट लाइन देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सो नाउ द ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर, क्योंकि परमुटेशन में या फिर नॉट ओनली दैट, ये जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया डिजिट्स वाला, इसमें भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि 1 2, मान लो मैं सर 2 डिजिट यूज करके नंबर बना रहा हूँ 1 2 मतलब 12। अब इस 1 2 का ऑर्डर को अगर मैं चेंज कर दूँ, दैट इज 2 1 बना दो, 2 1 बन जाएगा 21। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट था। एंड नॉट ओनली दैट, लास्ट लेक्चर में परमुटेशन से हमने दबा के जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सभी में ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉम्बिनेशन में ये मैंने तब भी बताया था ऑर्डर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर हम लोग चेंज करें या ना करें, चेंज करने से भी सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो नाउ द ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट एनी मोर, मेनली वी आर गोइंग टू यूज मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन प्रिंसिपल। ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि कॉम्बिनेशन बोलो, परमुटेशन, फैक्टोरियल, ये सब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का ही वी कैन से कुछ स्पेशल नोटेशंस है, रिप्रेजेंटेशंस है, और कुछ नहीं। ठीक, तो आप जल्दी से इसको समझते हैं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन के लिए जो 3 पॉइंट्स थोड़ा सा याद रखना है, एंड दैट आई हैव ऑलरेडी सेड इन परमुटेशन एज वेल, कि वहाँ पर क्या हो रहा था, चीज़ें जो है एकदम, इफ़ यू रिमेंबर एकदम शुरू में मैंने बता दिया था कि डिस्टिंक्ट तो यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, जो जैसे कि वहाँ पर भी हो रहा था, डिस्टिंक्ट तो कॉम्बिनेशन में भी रहेगा। अच्छा, अनऑर्डर्ड का तो मैंने बता दिया,
ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो क्यों है एक एग्जांपल से अभी मैं बताऊंगा, और भी क्वेश्चन तो डेफिनेटली सॉल्व करेंगे जहाँ पे पता तो चलेगा ही। एंड नो रिपीटेशन, नो रिपीटेशन, तो ये 3 पॉइंट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, डिफरेंस क्या हुआ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में? परमुटेशन में चीज़ें जो है ऑर्डर्ड हो रहा था, और यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज अनऑर्डर्ड रहेगा। अब मान लो एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि सपोज आई हैव टोटल 4 स्टूडेंट्स, मेरे पास टोटल 4 स्टूडेंट्स है, और उन 4 स्टूडेंट्स से मुझे टीम बनाना है। ए टीम आई हैव टू फॉर्म विथ 2 स्टूडेंट्स, विथ 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, इन चारों में से केवल और सिर्फ 2 को लेके मुझे एक टीम बनाना है। तो देखो यहाँ पे तीनों ये जो मैंने पॉइंट बताया, ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। डिस्टिंक्ट तो है डेफिनेटली, एक स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट से अलग होगा, डिस्टिंक्ट होगा, सो फर्स्ट पॉइंट इज डेफिनेटली जस्टिफाइड। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ये तो डेफिनेटली क्लियर है, क्योंकि अगर मतलब सपोज आई एम मेकिंग 2 टीम्स आउट ऑफ दिस 4 स्टूडेंट्स, तो एक जो स्टूडेंट है वो डेफिनेटली एक ही बार रहेगा इन एनी टीम, या फिर अगर मैं एक भी टीम बनाऊं तो कहने का मतलब एक टीम में एक बच्चा, एक स्टूडेंट एक ही बार रह सकता है, ऑब्वियसली भूत तो नहीं है। सो नो रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। एंड अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड क्यों? क्योंकि मैं एक टीम बना रहा हूँ, उस टीम में अगर मैं शाम को आगे रखूँ, राजू को बाद में, या फिर राजू को पहले लो या फिर शाम में, कुछ फर्क नहीं पड़ता, टीम है। लाइक आउट ऑफ 15 प्लेयर्स, जब ये वर्ल्ड कप का भी टीम जा रहा है, तो 15 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स का अगर टीम बनाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किसको आगे रख रहा हूँ, किसको बाद में रख रहा हूँ। हाँ, बैटिंग ऑर्डर इज अ डिफरेंट थिंग, बॉलिंग ऑर्डर इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो जब बैटिंग करने आएंगे तब उसको ऑर्डर में हमें सजाना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ जॉब फॉर द कोच और द कैप्टन। बट when I am selecting the 11 players out of those 15 players, उसमें कोई रैंकिंग नहीं है, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है। सो दैट्स अ शेयर एंड प्योर केस ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब जहाँ पे ऑर्डर बिल्कुल मायने नहीं रखता है, राइट? ओके, अब देखो अगर मैं 4 स्टूडेंट्स को ऐसे नाम दे दूँ ए बी, इसको और समझाऊंगा मैं, ए बी सी डी, ठीक है? तो यहाँ पे कितने सारे टीम्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स में बना सकता हूँ? तो ए के साथ बी का हो सकता है एक टीम, ए के साथ सी का टीम हो सकता है, ए के साथ डी का टीम हो सकता है, राइट? हो गया। सिमिलरली बी के साथ ए का टीम होगा, बी के साथ सी, बी डी। ऑर्डर्ड पेयर जैसा दिख रहा है ना, हालांकि पेयर जैसा दिख रहा है, ऑर्डर्ड पेयर बताना तो गलत होगा। सी ए, सी बी एंड सी डी, एंड फाइनली डी ए, डी बी एंड डी सी। तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज है। अब देखो, सोच के देखो, ये जो ए बी वाला जो टीम है और ये जो बी ए वाला टीम है, ये तो असल में है एक ही टीम, सेम टीम है। अभी तो मैंने बताया फर्क नहीं पड़ता है मैं टीम में 21 प्लेयर को आगे रखूं, तो दिस इज बेसिकली वन सिंगल टीम। फिर ये जो ए सी वाला टीम है और सी ए वाला जो टीम है, ये भी बेसिकली वन सिंगल टीम। ये जो ए डी है और ये जो डी ए है, दीज आर एक्चुअली सेम टीम, है ना? एंड फिर उसके बाद बी सी है और सी बी है, दिस इज अगेन एक्चुअली द सेम टीम। तो इस तरीके से यू विल गेट टोटल 6 टीम्स, ठीक है? और ये 6 कैसे मिल रहा है मुझे? मेरे पास टोटल 4 स्टूडेंट्स था, एंड उन 4 स्टूडेंट्स से मुझे 2 स्टूडेंट्स का टीम बनाना है। हाउ मेनी टीम्स आई कैन मेक? एंड द आंसर इज 4C2 टीम्स वी कैन मेक। 4C2 का कंसेप्ट समझना। 4 मतलब the total number of options that I have, the total number of things I have, that is 4. in the greater sense it is n, and उनमें से जितनों को सिलेक्ट करके मुझे बनाना है कुछ चीजें, या फिर the number I have to select from those 4 items, that is 2 here, and generally we'll use R to denote it. तो ये बेसिकली बन रहा है NCR का फॉर्मूला। क्या है डेफिनेशन? फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ध्यान रखना, ये मैंने परमुटेशन में बताया था, एन एंड आर जो है ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए ऑब्वियसली। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर नंबर ऑफ टेबल चेयर व्हाटएवर नेगेटिव तो नहीं हो सकता है। विथ आर लेस देन इक्वल्स टू एन, परमुटेशन में मैंने डिटेल में बताया इसके बारे में।
then the number of combinations of n distinct objects that taken are at a time. वही सेम टोटल n नंबर ऑफ चीजें हैं, उनमें से r आइटम का कॉम्बिनेशंस मैं बना सकता हूँ इन हाउ मेनी वेज, एंड दैट इज योर आंसर NCR. NCR का जो फॉर्मूला है दैट इज एक्चुअली n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r होल फैक्टोरियल. ध्यान रखना फॉर्मूला का. और इसको अगर NCR को अगर परमुटेशन से रिप्रेजेंट करना चाहो तो उसका भी ये फॉर्मूला बनेगा, दैट इज NPR डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला. NPR का फॉर्मूला पुट करके देख सकते हो एंड यू विल गेट दिस वन, और कुछ नहीं. ठीक है, और ये कैसे हो रहा है, डेफिनेटली मतलब इफ यू कैन अंडरस्टैंड देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये पता चलेगा और मैं बताऊंगा अभी. ठीक है, अच्छा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जो ये फॉर्म है ये भी कॉम्बिनेशन का ही एक फॉर्म है. बाइनोमियल थ्योरम इट वाज देयर इन द सिलेबस ऑफ क्लास 11 आई गेस. तो ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज एक्चुअली डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस फॉर्मूला ओनली. क्या किया उसको, इन फैक्टोरियल को अगर मैं एक्सपांड कर दूं अप टू 3 to 1 एंड n माइनस r होल फैक्टोरियल को अगर मैं एक्सपांड कर दूं अप टू 3 to 1 तो वो तो कैंसिल आउट होगा आफ्टर सर्टेन टर्म्स. तो ऊपर में जो टर्म्स बचेगा कैंसिल होने के बाद दीज आर द टर्म्स इन द न्यूमरेटर, और नीचे यहाँ पे r फैक्टोरियल बचा हुआ था वो r फैक्टोरियल नीचे रहेगा. सो बोथ द फॉर्मूला ऑफ NCR, दिस फॉर्मूला इज मेनली यूज्ड फॉर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स. उसका जो ये नोटेशन है इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, NCR का है NCR ही, नोटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक है, तो मतलब यहाँ से 2-3 चीज़ें याद रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है कॉम्बिनेशन में. सेकेंड NCR का फॉर्मूला, NCR और NPR के बीच में ये रिलेशन, एंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट का फॉर्मूला, दैट्स इट. ठीक है, अच्छा, अब कॉम्बिनेशन का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये प्रॉपर्टीज यूज होने का चांसेस है. कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिनमें हमें इनको डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा. ठीक है, प्रूफ्स तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ याद रखना. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है NC0 इक्वल्स टू 1. अगर कोई भी प्रॉपर्टी का प्रूफ करना चाहते हो फॉर्मूला तुम्हारे पास रेडिली अवेलेबल है, दैट इज NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r होल फैक्टोरियल. इस फॉर्मूला को यूज करके तुम लोग ये प्रॉपर्टीज को बिल्कुल प्रूव कर सकते हो आराम से. NC0 मतलब r का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर n फैक्टोरियल और नीचे भी n फैक्टोरियल होगा, कैंसिल आउट होके 1 मिलेगा, सिंपल. NC1 सेम, r की जगह पे 1 पुट करके देखो क्या आएगा, एग्जैक्टली n मिल जाएगा. NCn माइनस 1 भी n मिलेगा. NCn का वैल्यू 1 होता है. तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये सब चीज़ें, ये मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फॉर्मूला से हम लोग कभी भी ये डिड्यूस कर सकते हैं. अदरवाइज सिंपल है, थोड़ा सा याद रखना भी कुछ चीज़ें ज़रूरी है तो इनको याद रखना. लास्ट वाला भी याद रखना. देखो क्या हो रहा है, मान लो मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि मेरे पास मान लो टोटल 20 स्टूडेंट्स है. 20 स्टूडेंट्स है तो 20 स्टूडेंट्स को मुझे दो हिस्से में, दो ग्रुप में डिवाइड करना है. एक ग्रुप में 15 स्टूडेंट्स रहेगा और दूसरा एक ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स रहेगा, एंड दूसरा ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स रहेगा. इस तरीके से इस 20 स्टूडेंट्स को मुझे डिवाइड करना है, राइट. अच्छा, तो अब देखो ये क्वेश्चन को कोई 15 स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर सकता है, कोई बच्चा 5 स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर सकता है. और वो कैसे कि अगर वो 15 स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करना चाहेगा तो सिलेक्ट करना चाहेगा आउट ऑफ 20 स्टूडेंट तो वो करेगा 20C15. और अगर कोई बच्चा 5 स्टूडेंट्स को करना चाहेगा तो उसके लिए होगा 20C5. लेकिन ये दोनों है सेम क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन है, तो इस दोनों का वैल्यू जो है हमें सेम मिलेगा. अब 20 के जगह पे n सोच लो और 15 को अगर r सोच लोगे तो देखो ये क्या हो रहा है, NCn माइनस r. 5 क्या है, n माइनस r. तो ये फॉर्मूला है. ये कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग यूज कर सकते हैं लाइक वैल्यू निकालने के लिए. मतलब अगर NCn माइनस r हम लोग यूज करें तो टर्म थोड़ा सा इजी हो जाता है कैलकुलेट करने में. अदरवाइज कैलकुलेटर अगर यूज करोगे तो उसमें डेडिकेटेड बटन ही रहता है P और C का, समवेयर अराउंड हियर नीचे थोड़ा सा रहता है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 82 ms जो कि लीगली अप्रूव्ड है. बाकी वैसे कैलकुलेटर में कोई पाबंदी नहीं है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड, ऐसा कोई मैंडेट तो है नहीं. तो
यू कैन यूज एनी कैलकुलेटर, बट इफ यू आर यूजिंग 82 ms तो यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगा पी और सी, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का तो डेडिकेटेड बटन मिल जाएगा, तो उससे यू कैन डेफिनेटली कैलकुलेट वट एवर यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, डिफरेंट केसेस को समझते हैं, तब जाके ये कॉम्बिनेशन जो है हमारे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट होगा। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, द इजी वन। क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट अ ग्रुप ऑफ 5 बॉयज फ्रॉम 10 बॉयज। क्या बोले इसमें, ये तो तुम लोग आंख बंद करके कर लोगे, बिल्कुल इजी हलवा क्वेश्चन है। आंसर बताओ जरा क्या होगा, वीडियो को पॉज करो, खुद से बताओ क्या होगा इसका आंसर। हाँ 10c5 है ना, और क्या होगा, टोटल 10 बॉयज हैं एंड उनमें से 5 बॉयज को हमें सिलेक्ट करना है, n का वैल्यू 10, r का वैल्यू 5, NCR दैट इज 10c5। देखो यहाँ पे p नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उस ग्रुप में पहले राम रहे फिर श्याम फिर राजू वटेवर, नहीं डजंट मैटर, ग्रुप बनाना है, जिसको भी मैं आगे जिसको भी मैं पीछे कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कॉलेज हैज 10 स्टूडेंट्स होगा यहाँ पे, अच्छा 10 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, 8 सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स एंड 5 थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। इन हाउ मेनी वेज कैन यू मेक अ टीम ऑफ 4 स्टूडेंट्स सच दैट ईच ईयर इज रिस्पेक्टेड। कहने का मतलब अच्छा तो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है टोटल 10, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स है टोटल 8 एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स टोटल है 5। ओके, अब पॉइंट इज कि मुझे एक टीम बनाना है ऑफ 4 स्टूडेंट्स, एक टीम बनाना है ऑफ 4 स्टूडेंट्स, तो कुछ इस तरीके से 4 स्टूडेंट्स का टीम बनाना है ताकि हर ईयर से एक एक बच्चा रहे। तो यहाँ पे क्वाइट ऑब्वियस है, टोटल 4 प्लेसेस है, तो इसका मतलब कोई एक सिंगल ईयर से 2 बच्चा रहेगा, बाकी 2 ईयर से एक एक बच्चा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल 4 प्लेसेस है इस टीम में, इनमें से 3 प्लेसेस को तो यहाँ से एक, यहाँ से एक और यहाँ से एक करके फिल करना है। तो ऑब्वियसली लास्ट वाला जो प्लेस है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए लास्ट बोल रहा हूँ, वैसे ये प्लेस कहीं पर भी हो सकता है, ये लास्ट वाला प्लेस में कोई भी एक पर्टिकुलर ईयर से 2 बच्चा जाएगा, मतलब एक और बच्चा जाएगा, तो कोई ना कोई एक ईयर से तो 2 रिपीट होगा। अब जरा खुद से ट्राई करो इसको सॉल्व करने का, पॉज करके फिर मेरे साथ अपना सॉल्यूशन जो जरूर वेरीफाई कर लो। अच्छा तो अभी मैंने क्या बताया, तो ये जो प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे तीनों ईयर से ही एक एक्स्ट्रा बच्चा रह सकता है, तो हमें उन तीनों केस को कंसिडर करना होगा और एंड में उन 3 केस को हम लोग ऐड कर देंगे टू गेट द फाइनल आंसर, है ना। केस वन में मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ कि वो जो एक्स्ट्रा बच्चा है, हर एक ईयर से एक एक बच्चा तो रहेगा, वो एक्स्ट्रा बच्चा, मतलब एक्स्ट्रा ऐसे ही बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा जो स्टूडेंट है, मतलब 4th जो स्टूडेंट है, वो मैं फर्स्ट ईयर से उठा रहा हूँ। ठीक है, केस 2 में मैं क्या करूंगा, केस 2 में जो 4th स्टूडेंट है वो मैं सेकेंड ईयर से उठाऊंगा, एंड केस 3 में मैं क्या करूंगा, जो 4th स्टूडेंट है वो मैं थर्ड ईयर से उठाऊंगा। इस तरीके से हम तीनों केस को कंसीडर करेंगे एंड एंड में तीनों केस को ऐड कर देंगे टू गेट द फाइनल आंसर। तो देखो, अगर मैं देखो तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि फर्स्ट केस में ये जो 4 स्टूडेंट्स का जो टीम है, यहाँ पे 2 बच्चा फर्स्ट ईयर से रह रहा है। देयर आर 2 स्टूडेंट्स, मतलब इन दिस टीम ऑफ 4 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स विल बी फ्रॉम फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10, और इन 10 स्टूडेंट्स में से मुझे कितने स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, 2 स्टूडेंट्स टू फिल द टीम। हो गया, इनटू हमें पता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होगा, इनटू अब ये जो सेकंड प्लेस है इसको मुझे फिल करना है सेकंड ईयर के कोई भी एक स्टूडेंट से। अब सेकंड ईयर में हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई अवेलेबल, टोटल 8 स्टूडेंट्स आई हैव हियर। तो इसका मतलब ये जो सेकंड प्लेस है ये टोटल 8 तरीके से भर सकता है। वी कैन फिल दिस प्लेस बाय इन 8 वेज इनटू, और ये जो प्लेस है, ये वाला जो प्लेस है, इसको हम लोग सिमिलरली फिल करेंगे विथ थर्ड ईयर स्टूडेंट। अब थर्ड ईयर में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 5 स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग टोटल 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। वही सेम कंसेप्ट मैं फॉलो करते हुए आ रहा हूँ ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, केस 2 में क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टूडेंट मैं रख रहा हूँ अभी सेकेंड ईयर से। ठीक है, तो इसका मतलब सेकेंड ईयर से टोटल 2 स्टूडेंट्स आएगा, एक तो बाय डिफॉल्ट जाना ही पड़ेगा, दूसरा जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट जाएगा वो सेकेंड ईयर से जाएगा। अब सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स कितने अवेलेबल है, टोटल 8 स्टूडेंट्स है, उनमें से मुझे 2 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है।
इनटू, तो 2 प्लेस फिल हो चुका है। अभी ये वाला प्लेस फिल करने के लिए सपोज मैं इसको फर्स्ट ईयर से फिल कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ईयर में हाउ मेनी ऑप्शंस आई हैव 10, एंड लास्ट प्लेस में ये वाला प्लेस अभी मैं थर्ड ईयर से फिल करूंगा, थर्ड ईयर में टोटल 5 ऑप्शंस आई हैव। तो सिमिलरली यहाँ पर भी होगा 5C2, क्योंकि अभी थर्ड ईयर से उठाऊंगा, फिर 10 इंटू 8। अब इन तीनों को ऐड कर देना है, दिस प्लस दिस टू गेट योर फाइनल आंसर। टू गेट योर फाइनल आंसर विल बी योर फाइनल आंसर। बताना जरा कैसा लगा। अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। कंसेप्ट अगर समझ में आए डेफिनेटली एक लाइक कर देना, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मैं बिल्कुल लाइक बिगिनर, मॉडरेट, एडवांस तक जाऊंगा एक एक करके। अच्छा, कॉम्बिनेशन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। ए बॉक्स कंटेन्स 2 वाइट बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स। सिंपल। और ये बॉक्स वाला ये सब क्वेश्चंस बहुत फेमस है, स्कूल से ही तुम लोग देखते आ रहे हो। तो एक बॉक्स है जिसमें वाइट बॉल्स है, जिसमें ब्लैक बॉल्स है, जिसमें रेड बॉल्स है, नंबर्स भी गिवन है। इन हाउ मेनी वेज 3 बॉल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। 3 बॉल मुझे निकालना है इस बॉक्स से। इफ एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल इज टू बी इंक्लूडेड इन द ड्रॉ। ठीक है, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। फिर से मैं बता रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो टोटल कितने बॉल्स है, 2 वाइट प्लस 3 ब्लैक टोटल प्लस 4 रेड। इसका मतलब 2 3 5 और 4 9, टोटल 9 बॉल्स आर देयर इन द बॉक्स, और इनमें से मुझे 3 बॉल्स निकालना है। अच्छा, अब देखो विथ रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन का अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन ही लेके चलेंगे। मतलब एक बॉल अगर हम लोगों ने निकाल लिया, उसको वापस नहीं रखेंगे, निकाल के बाहर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, तो ये मैं जो 3 बॉल निकाल रहा हूँ आउट ऑफ दोस 9 बॉल्स, उनमें से एक एटलीस्ट एक बॉल ब्लैक होना चाहिए, एटलीस्ट। ठीक है, ध्यान रखना, एटलीस्ट मतलब एक से ज्यादा भी ब्लैक हो सकता है, एटलीस्ट एक ब्लैक होना चाहिए। तो हाईएस्ट, तो मैक्सिमम ब्लैक बॉल्स कितने हो सकता है, टोटल 3 ब्लैक बॉल्स है, तो टोटल 3 ब्लैक बॉल हो सकता है। हमें वही 3 केस को करना है। एक करेंगे एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल, मतलब आउट ऑफ दोस 3 बॉल्स 1 इज ब्लैक, आउट ऑफ दो 3 बॉल्स 2 इज ब्लैक, आउट ऑफ दोस 3 बॉल्स ऑल द 3 आर ब्लैक। इस तरीके से तीनों केस करेंगे, जस्ट एज द लास्ट वन ऐड करेंगे। खुद से ट्राई करो, पॉज करके खुद से ट्राई करो। लेट अस डू वन थिंग, क्योंकि मैंने ये सब्ट्रैक्शन प्रिंसिपल में ही बताया था, जो लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं सीरीज को उन्हें पता है कि मैंने वहाँ बताया था ये एटलीस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जब भी रहता है, सो द बेस्ट वे टू सॉल्व इट बाय यूजिंग सब्ट्रैक्शन प्रिंसिपल। एटलीस्ट को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं कि टोटल से, लाइक यहाँ पे क्या करना है, इफ एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल इज सिलेक्टेड, तो नो ब्लैक बॉल इज सिलेक्टेड, इसको हम लोग माइनस कर देंगे फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, ताकि ऑटोमेटिकली हमें कॉम्प्लीमेंट के तरीके से एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल मिल जाए। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ बॉल काउंट करूं, तो हम व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज 2 + 3 + 4, दैट इज 9। तो इन 9 में से anyways I have to select 3 balls. So like it can be done in like that the selection of 3 balls of 3 balls out of 9 balls, this can be done in 9C3 ways। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि नो ब्लैक बॉल इज सिलेक्टेड, नो ब्लैक बॉल इज सिलेक्टेड। अब इसका हाउ मेनी वेज कैन बी देयर, नो ब्लैक बॉल इज सिलेक्टेड। देखो इसका मतलब टोटल 9 बॉल्स था, अगर उनमें से इन 3 ब्लैक बॉल्स को मैं हटा दूं, सो नाउ हाउ मेनी बॉल्स आई हैव, 2 वाइट बॉल प्लस 2 रेड प्लस 4 रेड बॉल्स, तो 2 + 4 मतलब टोटल 6 बॉल इज देयर, एंड उनमें से 3 बॉल्स को आई हैव टू सिलेक्ट। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, टोटल माइनस this. So the final answer will be 9C3 minus 6C3. This will be your final answer. 9C3 minus 6C3 will be your final answer. At least 1 black ball is selected. Okay, बिल्कुल इसी तरीके से कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट लेके बेस्ट तरीका रहता है इस तरीके से करने का। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है और इसमें रिपीटेशंस अलाउड है, अदरवाइज से क्वेश्चन नहीं बनेगा, मतलब सॉल्यूशन नहीं बनेगा। थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल का क्वेश्चन है वी कैन से, और मॉडरेट और एडवांस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यूजिंग ओनली द डिजिट्स
2, 3 एंड 9, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड व्हिच आर डिविजिबल बाय 6। तो एक्स्ट्रा कंडीशन तो है ही, एंड मोड की उसमें हमें रिपीटेशन भी करना है, क्योंकि टोटल 6 डिजिट्स नंबर हमें बनाना है। हमें जो भी नंबर बनाना है उसमें 6 डिजिट रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में डिजिट्स गिवन है 3, तो इसका मतलब डेफिनेटली हमें यहाँ पे जो डिजिट्स है उनको रिपीट करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट ही अंडरस्टूड है, अदरवाइज 6 डिजिट नंबर हम लोग बना नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि हमें ध्यान रखना है कि नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल हो। अब डिविजिबल बाय 6 होने के लिए 2 पॉइंट सेटिस्फाइड होना जरूरी है। डिविजिबल बाय 6 होने के लिए 2 कंडीशन चाहिए। नंबर 1 डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, एंड नंबर 2 डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, तब जाके वो नंबर डिविजिबल बाय 6 होता है। ये आई होप सभी को पता है, यू नो दैट। अच्छा, तो अब डिविजिबल बाय 2 होने के लिए क्या है कि इस यूनिट प्लेस में मुझे इवन नंबर चाहिए, मुझे इवन नंबर चाहिए, अदरवाइज तो नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी डिजिट्स हैं उनमें इवन तो सिर्फ एक ही है, दैट इज 2, राइट, और कोई इवन नंबर है नहीं। नेक्स्ट, अब 3 से डिवाइड होने के लिए इसका कंसेप्ट समझना है। डिविजिबल बाय 2 तो इजीली अंडरस्टूड है, वो तो ठीक है। डिविजिबल बाय 3 का ध्यान रखना। कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 3 कब होता है, जब उस नंबर का डिजिट्स का सम जो है, सम ऑफ द डिजिट्स सम इज डिविजिबल बाय 3, ये तो हमें पता है, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे डिजिट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे डिजिट्स है 2, 3 एंड 9। तो 3 एंड 9 ये तो बाय डिफॉल्ट डिविजिबल बाय 3 है, तो इनका सम भी ऑटोमेटिकली, मतलब मान लो मैंने यहाँ पे टोटल 6 3 रख दिया, तो ये तो ऑटोमेटिकली ये एक 6 डिजिट नंबर है, ऑटोमेटिकली 3 से डिवाइड होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। या फिर अगर मैंने 9 रख दिया तो भी वो 3 से डिविजिबल होगा, या फिर 3 और 9 को मैं मिक्स एंड मैच करके मैंने रख दिया तो भी ऑटोमेटिकली 3 से डिवाइड होगा। तो 3 एंड 9 में कितने टाइम्स भी रखूँ, 6 टाइम्स, 6 डिजिट में 3 और 9 को मैं कितने टाइम्स भी रखूं, दैट विल बी डेफिनेटली डिविजिबल बाय 3। दिक्कत है 2 को लेके। अब 2 का इशू क्या है, देखो 2 को मुझे आइदर मुझे रखना पड़ेगा एग्जैक्टली 3 टाइम्स, या फिर एग्जैक्टली 6 टाइम्स। अदरवाइज ये जो नंबर है 6 डिजिट वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि मतलब 2 को अगर मैं 2 टाइम्स अगर मैं रखता हूं मान लो, तो फिर जो नंबर बनेगा, फॉर एग्जांपल 3922, ठीक है, 393922, तो ये नंबर जो है ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। सम करके देखो, ये जो 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो 3 से डिविजिबल होने के लिए मुझे एग्जैक्टली 2 टाइम्स जो है 3 को रखना पड़ेगा, अदरवाइज 6 टोटल, ये पूरा जो 6 डिजिट नंबर है पूरा 2 से बनेगा, तब जाके वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो ये इसका मतलब यहाँ पे मुझे 2 केस करना होगा, 2 केसेस विल बी देयर। फर्स्ट केस जिसमें आई हैव टू कंसिडर 2 एग्जैक्टली 3 टाइम्स, एंड उसके लिए क्या क्या नंबर बन सकता है। सेकेंड केस 2 विल ऑकर एग्जैक्टली 6 टाइम्स, तो उसके लिए क्या नंबर हो सकता है। सो एंड बाय एडिंग देम विल गेट आवर आंसर। इन दोनों केस को हम लोग ऐड कर देंगे, केस 1 केस 2 को, तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो, तो ये थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग, फर्स्ट ये वाला पार्ट अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा लिख लेना कि हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए, है ना। अब मैं केसेस को मैं यहाँ पे सेग्रीगेट कर देता हूँ, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में क्या है, व्हाट इज इन केस 1? केस 1 में ये वाला केस मैं ले रहा हूँ कि 2 is exactly 3 times. 2 will occur in the 6 digit number exactly 3 times. And case 2 में हम लोग करेंगे 2 occurs exactly 6 times. ठीक है, अब इसको समझना, स्टेप नंबर 1, इसका स्टेप नंबर 1, तो फर्स्ट मुझे 2 को यूनिट प्लेस में रखना पड़ेगा ही पड़ेगा, अदरवाइज 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ये तो मैंने शुरू में बता दिया था। तो इसको इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दैट इज प्लेसिंग 2 इन द यूनिट प्लेस। ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से कर सकता हूं, इन वन वे वी कैन डू दैट ओनली, राइट। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, यूनिट प्लेस का फिल हो गया। अच्छा, स्टेप नंबर 2,
अब बाकी का जो 5 प्लेसेस है वहाँ पर मैं मुझे 2 को रखना है, क्योंकि मुझे 2 को टोटल 3 टाइम्स रखना है। एक बार हो गया, बाकी 2 बार और मुझे रखना है, और बाकी और 2 को रखने के लिए हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव, हाउ मेनी प्लेसेस आई हैव अवेलेबल, 1 2 3 4 5, टोटल 5 प्लेसेस आई हैव अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 जो है वो बैठ चुका है। अब ये जो 5 प्लेसेस है यहाँ पे मुझे 2 को रखना है, एंड इन हाउ मेनी वेज आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट इन 5C2 वेज। इसका इसका क्या हुआ, इसका स्टेप का जो मतलब इसको लिखेंगे यहाँ पे क्या, दैट इज इन द रिमेनिंग 5 प्लेसेस 2 कैन बी फिल्ड इन 5C2 वेज। स्टेप नंबर 3, अब बाकी तो 3 प्लेसेस फिल हो चुका है, मान लो यहाँ पे 2 बैठ चुका है, यहाँ पे 2 बैठ चुका है, और यहाँ पर 2 बैठ चुका है, बाकी 3 प्लेसेस जो है वो खाली है, 3 प्लेसेस खाली है। इन 3 प्लेसेस में क्या हो सकता है थोड़ा समझना, इन 3 प्लेसेस में मैं नीचे का थोड़ा सा हटा देता हूं इन 3 प्लेसेस में क्या हो सकता है कि तीनों ही 3 हो सकता है, तीनों ही 9 हो सकता है, या फिर 3 और 9 मिलके बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, अगर रिपीटेशन अलाउड होता है तो, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है तो हम लोग सी लगाते हैं, लाइक यहाँ पे क्या अब क्या हो जाता कि 5C2 हो जाता, कब, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, सॉरी 3C2 होता। क्यों 3C2 होता, टोटल 3 प्लेसेस अवेलेबल, और पुट करने के लिए ऑप्शंस आई हैव ओनली 2, दैट इज 3 एंड 9, तो 3C2 यहाँ पे हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, मतलब एक डिजिट एक से ज़्यादा बार ऑकर कर सकता है, तो यहाँ पे पावर का यूज़ होता है। कैसे होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें इस तरीके से लिखना है कि लाइक दिस 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय 3 और 9, इस तरीके से 2 to the power 3 तरीके से। why 2 to the power 3 समझना, दिस इज बेसिकली इफ आई से द जनरल फॉर्म, तो लाइक हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई अवेलेबल, आर ऑप्शंस, एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ प्लेसेस इन, तो यहाँ पे बेसिकली r टू द पावर n का ये फंडा यहाँ पे फॉलो होता है। यहाँ पे टोटल 2 ऑप्शंस मेरे पास है, 2 ऑप्शंस मतलब 2 डिजिट्स है मेरे पास, आइदर 3 और 9, और प्लेसेस कितना है फिल करने के लिए, टोटल 3 प्लेसेस, सो दैट इज वाई 2 to the power 3 वेज में मैं इन 3 प्लेसेस को फिल कर सकता हूँ। अब क्या होगा इस पार्ट का कैलकुलेशन, इसका मतलब फर्स्ट स्टेप का लिखा जोखा कितना है 1 वे, सेकेंड स्टेप का 5C2 वेज, और लास्ट स्टेप का 2 to the power 3 वेज। तो फर्स्ट केस का जो कंप्लीट आंसर आ रहा है बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, दैट इज 1 into 5C2 into 2 to the power 3, ये हो गया फर्स्ट केस का टोटल नंबर ऑफ वेज। अच्छा, अब सेकेंड केस में आ जाते हैं, एग्जैक्टली 6 नंबर्स ही 2 है, मतलब यहाँ पे 6 के 6 नंबर्स ही 2 है, तो ये तो एक ही तरीके से हो सकता है, इन ओनली वन वे दिस इज पॉसिबल। टोटल 6 के 6 नंबर ही 2 है, तो ये तो एक ही केस में ओनली, मतलब वन वे टू डू दैट, यही एक ही तरीका है। तो जो फाइनल आंसर बन जाएगा दिस प्लस दिस, मतलब अगर इसको सॉल्व करोगे तो 80 आएगा, और यहाँ से आ रहा है 1 वे, तो फाइनल आंसर बन जाएगा 80 + 1, दैट इज 81 इज द फाइनल आंसर टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 81 वेज में हम इसको कर सकते हैं, मतलब टोटल 81 ऐसे नंबर्स हम लोग बना सकते हैं जो कि 239 से बना हुआ हो, 6 डिजिट नंबर्स एंड 6 से डिविजिबल हो। तो बताओ जरा कैसा लगा। बिल्कुल इसी तरीके का लेटेस्ट प्योर क्वेश्चंस मिलेगा, लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत से बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ। ये कमिटी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेन वीमेन को मिला के कमिटी बनाना है, सिर्फ मेन रहेगा, सिर्फ वुमेन रहेगा, एटलीस्ट इतने वीमेन, एटलीस्ट इतने मेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और यहाँ से डिफरेंट कंडीशंस को जनरेट कर सकते हैं। सो बहुत ध्यान से करना, इजी है, बिल्कुल इजी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो पहले। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तो ये कमिटी से एक इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन डाला है, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंने कंडीशंस डाला है, 3 टोटल कंडीशंस हैं, और एक एक को प्यार से समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट पहले क्या है कि एक कमिटी ऑफ 12 इज टू बी फॉर्म्ड, ठीक है। टोटल 12 committee member रहेगा in the committee, formed from 9 women and 8 men. In how many ways that can be done so that at least 5 women have to be selected or have to be included in the committee.
तो फर्स्ट हो तो यही है, बाकी ये जो है बाकी का दो कंडीशंस ये हम बाद में देखेंगे। पहले एक पहले फर्स्ट केस को कर लेते हैं। सिंपल तो नहीं है, मतलब एक कंडीशन है कि एटलीस्ट 5 वुमेन विल बी देयर। देखो पहले तो इसको देखो, मैंने क्या बताया, एटलीस्ट वाला क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो उसको सब्ट्रैक्शन प्रिंसिपल यूज करके क्या करो तो गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा, बेस्ट रहता है इसमें, वो ओवर काउंटिंग अंडर काउंटिंग वाला प्रॉब्लम और इशू इसमें नहीं रहता है। तो ए कमिटी ऑफ 12 इज टू बी फाउंड। तो पहले ये देख लो कि टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन तुम्हारे हाथ में है कितने, मेन और वीमेन को ऐड करके। तो टोटल मेन एंड वीमेन जो है दैट इज 9 + 8, दैट इज टोटल 17% है। और इन 17% से तुम्हें एक 12% का कमिटी बनाना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होता तो तुम लोग डायरेक्टली बोल देते कि सर दिस कैन बी डन इन 17C12 वेज, तो यहां तक तो ठीक था। लेकिन यहाँ ने इन लोगों ने एक कंडीशन यहाँ पे ऐड कर दिया है कि एटलीस्ट 5 वुमेन शुड बी देयर। अच्छा, तो पहले ये तो देख लो कि इन 17% में से 12% का कमिटी बनाने के लिए विदाउट एनी कंडीशन हाउ मेनी वीमेन रिक्वायर्ड, कितने वीमेन उसमें होना चाहिए था। कहने का मतलब मुझे कमिटी बनाना है ऑफ 12%, एक 12% कमिटी बनाना है, लॉजिक को समझना। 12% कमिटी मुझे बनाना है, मेरे पास मेन कितने अवेलेबल है, मेन मेरे पास अवेलेबल है 8। तो ऑब्वियसली 12 को कंप्लीट करने के लिए 12 - 8 दैट इज 4 वीमेन तो मुझे चाहिए ही चाहिए था विदाउट एनी कंडीशन इस कमिटी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ छोटा सा कुछ चेंजेस करना है, दैट इज एटलीस्ट 5 वीमेन शुड बी देयर। तो एक और वीमेन हमें एक्स्ट्रा डालना है, एटलीस्ट, उससे ज्यादा भी तो हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन एटलीस्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। तो वो कैसे होगा कि हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि ये जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो सकता है उसमें से ये एटलीस्ट 5 का जो कंप्लीमेंट वाला केस है उसको हटा देंगे। तो इसको मैं कुछ लिख के प्रॉपर तरीके से मैं सॉल्व करके बताता हूँ। पहले ये लिख लेते, पहले ये थोड़ा सा लिख लेना कि टोटल नंबर ऑफ मेन एंड टोटल नंबर। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको लिख के कर देता हूँ। एक सेकेंड, ये पे करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मेन, थोड़ा सा डिटेल में लिख के करना, मैं थोड़ा सा कम लिख के ये बता रहा हूँ। मेन अवेलेबल एंड टोटल नंबर ऑफ वीमेन दैट इज 9, ठीक है। अच्छा, कमिटी का साइज दैट इज 12, ठीक है। सो द नंबर ऑफ women in the committee must be greater than equals to कितना, वही मैंने बताया, मिनिमम 4 वीमेन तो हमें चाहिए ही चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, 12 - 8 4, ठीक है। नेक्स्ट, बाय द गिवन कंडीशन, है ना, बाय द गिवन कंडीशन, by the given condition the number of women must be greater than equals to, क्वेश्चन में कितना बोला है, एटलीस्ट 5 रहना चाहिए, must be greater than equals to 5, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, टोटल पहले हम लोग निकाल लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कमिटी कितना हो सकता है विथ एग्जैक्टली 4 वीमेन। टोटल ways of making a committee with exactly 4 women, जो हमें मिनिमम रखना ही है। एंड द आंसर इज कितना होगा, ये कहाँ गया वो, अच्छा वो मैंने हटा दिया, दैट इज 17C12, और कोई तरीका नहीं है, 17C12, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं कि ऑल कमिटीज with exactly 4 women
कैन बी फॉर्म्ड, किस तरीके से हो सकता है? नंबर वन, दैट इज वी पिक 4 women फ्रॉम 8 women, टोटल 8 women है ना, ये 9 women था ना, फ्रॉम 9 women एंड दैट इज 9C4 डेफिनेटली। ओके, अच्छा, और उसके साथ साथ मेन का भी होगा, सो पिक 12 - 4, दैट इज 12 - 4, क्यों? क्योंकि टोटल कमिटी मेंबर था 12, उनमें से 4 वीमेन हम लोगों ने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, तो बचा कितना? 8%, और ये 8 मेन हमें सिलेक्ट करना है फ्रॉम, हमारे पास एग्जैक्टली 8 मेन ही अवेलेबल है, तो दैट इज 8C8 विच इज बेसिकली इन वन वे। तो इस पर्टिकुलर मेथड का, या फिर इस पर्टिकुलर केस का, केस नहीं बोलूंगा, कि ये हम लोग टोटल कितने तरीके से फिर कर सकते हैं? बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से हम इसको कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 9C4 × 1 वे में ये हो सकता है, दिस कैन बी डन इन 9C4 × 1 वे। अब टोटल से माइनस करना है, तो माय फाइनल आंसर इज दैट इज द नंबर ऑफ कमिटी with at least 5 women, और वो कैसे होगा? टोटल कितना था? दिस वाज द टोटल 17C12 minus 9C4 × 1, बेसिकली 9C4, और इसको अगर करोगे you will get the answer as 6062 will be the answer of the first case। ठीक है, नेक्स्ट को करते हैं। नेक्स्ट में जो नेक्स्ट कंडीशन है उसको सॉल्व करेंगे। पहले मैं इस जगह को थोड़ा सा क्लीन कर दूं। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है दैट इज एक्चुअली कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, इन हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज, ठीक है, इन हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज, मतलब ऐसे कमिटीज जिसमें एटलीस्ट 5 वीमेन हो। अब उनमें एक्स्ट्रा कंडीशंस, एक्स्ट्रा केसेस हमें करना है कि अगर वीमेन को हमें मेजॉरिटी में रखना है तो कितने वेज में हम लोग ऐसे कमिटीज बना सकते हैं, और अगर मेन को हम लोग दिखाए मेजॉरिटी में हम लोग अगर मेन रखना चाहे तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दैट। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा है। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ब्रेक करके पहले थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं। तो एक 12 कमिटी का 12 मेंबर कमिटी मुझे बनाना है, और उसमें एटलीस्ट 5 वीमेन मुझे चाहिए, एटलीस्ट 5। तो अगर 5 अगर एटलीस्ट हो गया तो 7 मेन होगा। अगर 5 वुमेन है तो 7 मेन होके तभी तो 12 कमिटी का मेंबर बनेगा। अच्छा, 6 हो सकता है, एटलीस्ट 5 मतलब 5 या 5 से ज्यादा। अगर 6 वुमेन हो गया तो 6 मैन चाहिए। अच्छा, अगर 7 वीमेन हो गया तो हमें 5 मैन चाहिए, और अगर 8 वीमेन हो गया तो हमें 4 मैन रखना पड़ेगा। और अगर मैक्सिमम 9 वुमेन तक हो सकता है, क्योंकि मेरे पास वुमेन अवेलेबल है टोटल 9, उससे ज़्यादा तो है नहीं, तो 3 मैन से कमिटी जो है वो बनाना पड़ेगा। तो वुमेन मेजोरिटी कब कहाँ पे हो रहा है? इस वाले केस में तो वुमेन का मेजोरिटी नहीं हो रहा है, वुमेन कम है, मेन ज़्यादा है। इस वाले केस में भी नहीं हो रहा है, इसमें बिल्कुल इक्वल है, बराबर है, 6 वुमेन 6 मेन। हाँ, इसमें होगा वुमेन मेजोरिटी, इसमें हो सकता है वुमेन मेजोरिटी, और इसमें हो सकता है वुमेन मेजोरिटी। तो इसको 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज हमें अलग अलग, मतलब फॉर एग्जांपल मैं वीमेन आर इन मेजोरिटी वाला बता रहा हूँ, तो एक केस हम ऐसा बनाएंगे कि मतलब एक तरीके से इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज सब्ट्रैक्शन प्रिंसिपल से भी कर सकते हो, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो कि देखो, तुम्हारे पास टोटल मैन या फिर मेन टोटल अवेलेबल है, टोटल मेन अवेलेबल है 8, एंड टोटल वीमेन अवेलेबल है दैट इज 9। तो फर्स्ट केस मुझे क्या कंसिडर करना होगा? ये वाला, जहां पे मुझे मेन सिलेक्ट करना है 5 एंड आउट ऑफ 8 मेन, एंड वीमेन सिलेक्ट करना है 7 आउट ऑफ 9। तो ये हो गया। इस तरीके से पूरा कमिटी का फॉर्मेशन हो जाएगा आराम से। देखो, 12 मैन कमिटी हो रहा है जिसमें वुमेन का मेजोरिटी है, ज्यादा वुमेन है, ओके। या फिर प्लस
इन ये होगा, इस तरीके से एक हो गया, प्लस फिर उसके बाद सेकेंड केस को कंसिडर करना है, दैट इज आउट ऑफ 8 men, total 4 men is to be selected into out of 9 women you have to select 8 women. इस तरीके से हो सकता है, या फिर लास्ट वाला दैट इज 8C3 इंटू 9C9, इन तीनों को ऐड करना है एंड यू विल गेट योर आंसर, जिसमें वीमेन आर इन मेजॉरिटी. बिल्कुल सेम तरीके से मेन वाला करना है एंड यू विल गिव मी योर आंसर व्हाट यू आर गेटिंग. इस तरीके से इसको कर सकते हो, ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का. दूसरा वही सब्ट्रैक्शन प्रिंसिपल से भी कर सकते हो अगर चाहो तो. अब दिस इज कंप्लीटली अप टू यू, वट एवर यू प्रेफर. दिस इज डेफिनेटली अ मेथड, इस तरीके से कर सकते हो. थोड़ा सा कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा एंड वेरीफाई बताना जरा. अच्छा एक काम करना, इसका आंसर जरा कमेंट करना दोनों का, वीमेन मेजॉरिटी वाला एंड मेन मेजॉरिटी वाला. मैं जरा वेरीफाई कर दूंगा कमेंट सेक्शन में कि आंसर सही है कि नहीं. ठीक है, इस तरीके से यू कैन डेफिनेटली सॉल्व दिस. अच्छा, तो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं फ्रॉम कॉम्बिनेशन, दैट इज आई हैव नेम्ड एज स्यूडो अनऑर्डर्ड. क्योंकि इसमें क्या होता है कि देख के लगता है कि द थिंग्स द क्वेश्चन आर लाइक इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड टाइप, मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सही में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है. क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए समझते हुए चलेंगे, अदरवाइज समझने में प्रॉब्लम होगा. एंड यहाँ पे दो क्वेश्चन है एंड बोथ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द सेम टाइप. तो क्वेश्चन क्या है, पहले लेट अस सी द क्वेश्चन. एंड द क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज कैन द मेन A B C D E F G stand in a row so that A B C are always in that order. कहने का मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लो. हाउ मेनी मेन आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7. तो टोटल 7 प्लेसेस आर देयर जहाँ पे हमें इन मेन को प्लेस करना है, सॉरी अरेंज करना है, रखना है. बट द पॉइंट इज, ध्यान क्या रखना है कि इन दैट रो ए बी सी आर ऑलवेज इन दैट ऑर्डर. मतलब ए बी सी आर ऑलवेज इन दैट ऑर्डर मतलब ए बी सी का ऑर्डर कुछ इस तरीके से रहना चाहिए कि ए पहले आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर उसके बाद सी आएगा. अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि ए के तुरंत बाद बी आ जाए, बीच में कोई भी लेटर्स हो सकता है. फॉर एग्जांपल ए यहाँ पे हो, फिर बीच में एफ हो, जी हो सकता है, फिर बी यहाँ पे, फिर सी यहाँ पे, फिर यहाँ पे डी, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं. द पॉइंट इज बी जो है वो ए के राइट हैंड साइड में रहेगा एंड सी जो है वो बी के राइट हैंड साइड में दिखना चाहिए. दैट शुड बी द ऑर्डर ऑफ ए बी एंड सी. ठीक है, मतलब यहाँ पे ए बी एंड सी का एक ऑर्डर हमें मेंटेन करते हुए चलना है. तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो समझो. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर एवरीवन. तो टोटल 7 प्लेसेस आर देयर जहाँ पे 7 मेन को वी हैव टू पुट, बट द पॉइंट इज कि ए बी एंड सी इन तीनों का ये ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए. दैट्स इट. तो पहले एक काम करते हैं, इन ए बी सी के लिए पहले एक देख लेते हैं कि इन लोगों के लिए पोजीशन कितना अवेलेबल है. तो देखो है 3 आदमी यहाँ पे ए बी सी, तो इनको रखने के लिए 3 जगह चाहिए होगा. अब टोटल जगह कितने अवेलेबल है, 7, और इनको सिर्फ पुट करने के लिए टोटल 3 जगह हमें चाहिए. तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में कि पिक 3 पोजीशंस. आई एम नॉट अरेंजिंग राइट नाउ, सिर्फ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 3 जगह फॉर दिस 3 मेन. और मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट वर्ड यूज़ कर दिया है, तो तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे पी लगाना है या सी लगाना है. ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन लगाना है, सी लगाना है. सो पिक 3 पोजीशंस फॉर ए बी एंड सी एंड इन हाउ मेनी वेज इट इज़ पॉसिबल. इन टोटल जगह है 7 और आदमी है टोटल 3, और यहाँ पे क्योंकि हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं उन लोगों की जगह, तो 7C3 वेज इज द आंसर. नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं. अब देखो, अब की मतलब यह है कि अब ए बी सी को रखने का ऑर्डर तो एक ही है, कि मतलब ए बी सी का जो अरेंजमेंट का ऑर्डर है वो तो एक ही, मतलब वन सिंगल ऑर्डर इज there and that is mentioned in the question, that is B should be in the right hand side of A and C should be in the right hand side of B. तो इसका मतलब इन ABC को अरेंज करने का how many orders, how many like order is mentioned in the question, only one. तो यहाँ पे लिखेंगे कि place A B and C according to the given order, according to the given order
इन दोज प्लेसेस मतलब ये जो लास्ट स्टेप में ये जो टोटल प्लेस हम लोगों ने देखा, अब समझना, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे लॉजिक ये है कि पहले मैंने एबीसी को रखने के लिए जगह सिलेक्ट कर लिया, अब उन जगह पे एबीसी को रखने के लिए जो ऑर्डर है वो तो एक ही है, ए रहेगा, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी, तो ऑर्डर तो एक ही है, रखने का जो टाइप है ऑर्डर वो तो एक ही है, इसीलिए द ऑर्डर इन दैट इज इन दोज प्लेसेस एंड दैट कैन बी डन इन ओनली वन सिंगल वे। तो ये हो गया डन। अब नेक्स्ट स्टेप, अब बाकी का जो लेटर्स है बचा क्या क्या, दैट इज द रिमेनिंग लेटर्स नहीं, सॉरी, रिमेनिंग मेन का नाम यहाँ पे एबीसी से दिया गया है, तो एबीसी अगर मैं निकाल दूँ तो बचा क्या, डी ई एफ जी, एंड नाउ दिस रिमेनिंग मेन कैन बी प्लेस्ड इन हाउ मेनी वेज कैन बी प्लेस्ड इन, देखो 7 में से 3 जगह जा चुका है, खाली है टोटल 4 जगह, और 4 जगह पे इन चारों को मैं अरेंज कर सकता हूँ इन 4 ways, that is nothing but 4 factorial ways सॉरी। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा, सो बाई मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा, तो क्या क्या है, 7c3 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करो, आई गेस 840 विल बी द आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं बिल्कुल टाइप करा रहा हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन आए थोड़ा सा नंबर इधर उधर होगा, बाकी थोड़ा सा देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन काउंटिंग टेक्निक्स का क्वेश्चन है तो उसमें दिमाग तो लगाना होगा। अब मैं तो क्योंकि इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है टू बी ऑनेस्ट, अब मैं सब क्वेश्चंस तो नहीं करा सकता, जो मैं कर सकता हूँ दैट इज टाइप्स मैं डिफाइन कर सकता हूँ और वही मैं करा रहा हूँ, बाकी तुम लोगों को रिकग्नाइज करना है क्वेश्चन पढ़ के कि कौन से टाइप में जाएगा एंड उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत मजेदार क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, देखो क्वेश्चन को पढ़ो कि 3 चिल्ड्रेन ईच अकम्पनीड बाई ए गार्जियन सीक एडमिशन इन अ कॉलेज, जैसे कि तुम लोग जब फर्स्ट ईयर में आते हो अब साथ में गार्जियन आते हैं, फादर या मदर whoever, तो the principal wants to interview all the 6 person one after other subject to the condition that no child is interviewed before the guardian। तो यहाँ पे सिनेरियो क्या है, यहाँ पे सिनेरियो मान लो कि टोटल 3 गार्जियन है और इन सभी गार्जियन का एक एक बच्चा जो है एडमिशन के लिए आया है, कैपिटल एबीसी आर द गार्जियंस एंड उनका कॉरेस्पॉन्डिंग बच्चा आर देयर स्मॉल एबीसी। अब पैटर्न ये है कि इंटरव्यू तो इन 6 लोगों का ही होगा, टोटल 6 पर्सन, इन सभी का इंटरव्यू लेंगे प्रिंसिपल सर, लेकिन कंडीशन क्या है कि पहले जो है गार्जियन आएगा फिर उसके बाद बच्चा आएगा, ये पैटर्न है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन, इन हाउ मेनी वेज ये पॉसिबल है, ये इस तरीके से इंटरव्यू लेना पॉसिबल है, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली लास्ट का जो टाइप हम लोगों ने अभी जो टाइप किया उस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप कि देखो पहले कोई भी 2 पर्सन को हम लोग, मतलब एक पेयर ऑफ गार्जियन एंड स्टूडेंट को हम लोग पिक करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं कि पिक 2 फ्रॉम द 6 प्लेसेस। अब 6 प्लेसेस क्यों समझ में आया, कि टोटल 6 पर्सन है और इनको बुलाने का जो, मतलब जो क्या बोल सकते हैं, बुलाने का जो पैटर्न रहेगा वो एक के बाद एक, दैट कैन बी डन इन दिस, मतलब बाय फिलिंग दिस 6 प्लेसेस। तो इन 6 प्लेसेस में क्या लिखा मैंने, पिक 2 फ्रॉम द 6 प्लेसेस फॉर द पेयर, पहले मैं जो इनसे स्टार्ट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एंड दैट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज, तो टोटल 6 जगह है और यहाँ पे पुट करने के लिए टोटल पिक करने के लिए टोटल 2 लोग हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, सो दैट कैन बी डन इन 6C2 ways, yes or no everyone, right? नेक्स्ट उसके बाद तो 2 प्लेस जो है, सपोज ये वाला 2 प्लेसेस जो है ये फिल हो चुका है ए एंड ए से। नेक्स्ट स्टेप में पिक 2 फ्रॉम द रिमेनिंग प्लेसेस, अब तो 6 प्लेसेस में से 2 प्लेस तो फिल हो चुका है, सो रिमेनिंग प्लेसेस फॉर द पेयर
B comma B, तो in how many ways we can do that? That is 4C2, 4 प्लेस बाकी है और 2 लोग को पिक करना है. एंड फाइनली जो लास्ट पेयर है, पिक 2 फ्रॉम द रिमेनिंग प्लेसेस, the pair C comma C, and that can be done in 2C2 ways, as simple as that. अच्छा, नेक्स्ट अब ऐसे लिखते हैं कि प्लेस ईच ऑर्डर, प्लेस ईच ऑर्डर, सॉरी प्लेस ईच पेयर, ऑर्डर क्यों लिख रहा हूं, दिमाग खराब हो गया बिल्कुल. प्लेस ईच पेयर in the selected position. अब ये how many ways, ये कौन सा है ना, ये वो जो ऑर्डर का जो पार्ट है, मतलब ये वाला स्टेप, ये जो हम लोगों ने किया था ना, ये वाला स्टेप, कि इनको रखने का तरीका क्या है. एक ही तरीका है कि पहले गार्जियन जाएगा फिर उसके बाद उसका बच्चा जाएगा. सो इसका मतलब द आंसर इज 1 अगेन यहाँ पे. अब माई मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल और फाइनल आंसर क्या बनेगा, 6C2 into 4C2 into 2C2 into 1. This will be your final answer. That's it. ठीक है, और इसको अगर करोगे you will get the answer as 90 if I'm not wrong. The final answer will be 90. So total 90 ways में possible है ये इंटरव्यू लेना. So that is our answer. ठीक है, okay. So चलते हैं नेक्स्ट, एक लाइक मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं फ्रॉम कॉम्बिनेशन, और यहीं पे इसको ख़त्म करेंगे और आगे नहीं बढ़ाएंगे. सो पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, कार्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली. एंड क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, डिफरेंट है थोड़ा सा. अच्छा, तो 3 केसेस यहाँ पे मेंशन्ड है. सिनेरियो क्या है, टोटल 52 कार्ड्स का जैसे डेक होता है, पैक होता है, वैसे 52 कार्ड्स का डेक है. और फर्स्ट केस क्या है कि दैट 52 कार्ड्स इज डिवाइडेड, फर्स्ट केस इज इक्वली अमॉन्ग 4 प्लेयर्स इन ऑर्डर. सेकंड क्या है, इनटू 4 ग्रुप्स ऑफ 13 कार्ड्स ईच. थर्ड क्या है, इन 4 सेट्स, 3 ऑफ देम हैविंग 17 कार्ड्स ईच, एंड द फोर्थ जस्ट 1 कार्ड. तो लास्ट वाला हम लोग बाद में देखेंगे. फर्स्ट 2 में कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ डिफरेंसेस भी है. फर्स्ट वाला जो केस है, इक्वली अमंग 4 प्लेयर्स इन ऑर्डर, समझना ये इन ऑर्डर एक्चुअली प्लेयर्स के लिए है, कार्ड्स के लिए नहीं है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में हमें करना क्या है, क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहे करना क्या है, टोटल 52 कार्ड्स का एक डेक है, उसमें से 13 कार्ड्स को हमें सिलेक्ट करना है, एक साथ ले लिया मैंने. उस 13 कार्ड्स को मुझे देना है फर्स्ट प्लेयर को. इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दैट, आएंगे उसके ऊपर. हो गया 15 माइनस 13 हो गया, बचा कितना, 39. तो 39 कार्ड्स में से फिर से 13 कार्ड हम लोग सिलेक्ट करेंगे एंड विल गिव इट टू द सेकंड प्लेयर. डन, बचा 26 कार्ड्स. अगेन 13 कार्ड्स हम लोग उसमें से लेंगे टू द थर्ड प्लेयर. बचा 13 कार्ड्स, उस 13 कार्ड्स को फोर्थ प्लेयर को हम लोग दे देंगे. दैट्स इट. तो इसको हमें निकालना है फॉर द फर्स्ट केस. कैसे करना है, चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से अगर हम सोचें और भी आसानी हुआ समझने में, मान लो 52 कार्ड्स की जगह पे टोटल 9 कार्ड्स है. 52 कार्ड्स की जगह पे मान लो टोटल 9 कार्ड्स है. तो फर्स्ट प्लेयर जो है मान लो श्याम को मैंने दे दिया 1, 2 and 3. ठीक है, फिर उसके बाद है राजू को मैंने दिया 4, 5, 6 एंड बाबू भैया है उसके पास. उसके बाद तो उनको मैंने दिया 7, 8 and 9. अब यहाँ पे बोल रहा है कि इनके बीच में हमें चेंजेस या फिर अरेंजमेंट्स हमें कर सकते हैं. दैट इज मान लो एक अरेंजमेंट ऐसा हुआ कि शाम को मैंने दिया 3, 2 and 1, राजू को मैंने दिया 5, 4, 6 एंड बाबू भैया को दिया मैंने 8, 9, 7. तो ये देखो क्या ये कुछ नया अरेंजमेंट बना, मतलब नहीं, ये जो खुद के मतलब अपने ही बीच में अरेंजमेंट होगा तब जाके ना ऐसे इस तरीके का मिलेगा. अगर मैं शाम को देता मान लो 4, 5, 6 एंड राजू को अगर मैं देता 8, 9, 7 एंड बाबू भैया को अगर मैं देता 1, 3, 2, तब ये बिल्कुल एक कंप्लीटली डिफरेंट अरेंजमेंट बनता. तब इसको हमें डिफरेंटली काउंट करना होता है.
तो ये जो फर्स्ट केस है, इस फर्स्ट केस में एक्चुअली कर क्या रहे हैं हम लोग, पहले 13 कार्ड्स को हम लोगों ने निकाल लिया 52 कार्ड्स में से, उन 13 कार्ड्स को हमने दे दिया फर्स्ट प्लेयर को, बचा जितना भी कार्ड उनमें से फिर से 13 निकाला, दे दिया सेकंड प्लेयर को, इस तरीके से। तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दैट, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो द सॉल्यूशन कैन बी डन इन दिस वे। सो ऐसे लिख सकते हैं, फॉर दिस इज फॉर द फर्स्ट वन, ठीक है। वी कैन डू the distribution, we can do the distribution in the following way, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि पिक 13 cards for the first player, and that can be done in 52C13 ways में। क्या क्या मैंने बताया कि टोटल 52 कार्ड में से 13 कार्ड्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, एंड दैट कैन बी डन इन 52C13 वेज। हो गया। नेक्स्ट पिक, अब रिमेनिंग 13 कार्ड जा चुका है 52 कार्ड्स में से, तो 52 माइनस 13 दैट इज 39 रिमेनिंग कार्ड्स में से सेकेंड प्लेयर के लिए हमें सिलेक्ट करना है 13 कार्ड्स। तो ये कितना हो सकता है 39C13 वेज। ये हो गया डन। फिर थर्ड प्लेयर के लिए तो अभी कितना बचा, 39 था, उसमें से 13 जा चुका है, तो अभी 26 रिमेन कर रहा है। तो 26 रिमेनिंग कार्ड को थर्ड प्लेयर में उनको देना है 13 कार्ड्स आउट ऑफ 26 कार्ड्स, एंड दैट कैन बी डन इन 26C13 वेज में। एंड लास्ट बचा कितना, 26 से 13 कार्ड्स जा चुका है, अब 13 कार्ड्स ही बचा है, और इन 13 कार्ड्स को मुझे फोर्थ प्लेयर को देना है, एंड दैट कैन बी डन इन वन सिंगल वे। दैट इज, चाहो तो लिख सकते हो 13C13, एंड दैट इज नथिंग बट वन वे ओनली। सो नाउ बाय द फाइनल आंसर बाय यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, एंड इट विल बी that into that into that into that, so whatever your answer, you will get a विशाल आंसर आएगा। लेकिन उसको ऐसे ही छोड़ना है, मतलब उसको सॉल्व नहीं करना है, उसको ऐसे ही छोड़ना है, लाइक इफ दिस इज कमिंग और इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कमिंग, दैट्स इट, दिस विल बी योर आंसर। इसको सॉल्व करने से ऐसा आएगा कि 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टोटल नीचे 4 into 13 फैक्टोरियल रहेगा, ठीक है। तो देखने में भयंकर है, बट whatever it is, this is the answer। इसको अगर तुम लोग सॉल्व करो, you will get something like this। ऊपर में रहेगा 52 फैक्टोरियल और नीचे रहेगा टोटल 13 फैक्टोरियल आएगा, 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल, इफ यू सिंप्लीफाई दिस, ठीक है। अच्छा, अब नंबर टू में क्या है, नंबर 2 में चीज़ को थोड़ा सा और इजी कर दिया गया है, इसी का कंटिन्यूएशन है ना, इसी का ही कंटिन्यूएशन हम यहाँ पे लेके जाएंगे। लेकिन लॉजिक को समझना, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे प्लेयर्स का ऑर्डर मेंशन था, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव डन इन दिस वे। अब यहाँ पे क्या बोला है कि द कार्ड्स 52 कार्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स ऑफ 13 कार्ड्स ईच। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लेयर का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना है कि ये जो थोड़ा सा इसका याद रखना और ध्यान भी रखना, ये जो लास्ट का जो आंसर आया था 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल, एंड बाय डिवीजन प्रिंसिपल यहाँ पे एक और 4 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। क्यों 4 फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्योंकि टोटल यहाँ पे 4 पर्सन है एंड 4 ग्रुप्स हैं, तो दैट इज वाई टू अवॉइड द ओवर काउंटिंग। सो जैसे हम लोग करते हैं इन द डिवीजन प्रिंसिपल, तो उसी तरीके से यहाँ पे 4 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा टू गेट द आंसर ऑफ दिस सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। बचा क्या, थर्ड वाला क्वेश्चन। अच्छा, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही बनेगा। एक्चुअल में ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को मिला के बनेगा, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे वहाँ पे क्या हो रहा था कि सभी को 13 कार्ड्स ही मिल रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट 3 पर्सन को 17 कार्ड्स मिलेगा और फोर्थ वन को सिर्फ 1 कार्ड मिलेगा। तो पहले तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे जो पर्सनस हैं उनको नाम दे देते हैं A1 A2 A3 A4 करके, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, ये जो फर्स्ट पर्सन है
इनके पास टोटल 17 कार्ड्स आ सकता है, तो दैट कैन बी डन वही सेम टेक्निक लाइक A1 जो पर्सन है उनको कार्ड्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन टोटल 52 C 17 वेज में, ठीक है। टोटल 52 कार्ड्स था और उन्हें 17 कार्ड्स देना है, A1 के लिए हो गया। नेक्स्ट A2 के लिए, अब 52 में से कितना जा चुका है, 52 में से 17 जा चुका है, तो दैट इज इक्वल्स टू 35 कार्ड्स नाउ, एंड इन 35 कार्ड्स को मुझे 35 कार्ड्स में से मुझे 17 कार्ड्स को देना है, एंड दैट कैन बी डन इन 35 C 17 वेज। डन हो गया। फिर A3 के लिए, अब 35 में से 17 कार्ड्स जा चुका है, अब बचा कितना, 18 कार्ड्स। इन 18 कार्ड्स में से मुझे 17 कार्ड्स देना है, एंड दैट कैन बी डन इन 18 C 17 वेज। और लास्ट जो है उनके लिए एक ही कार्ड अभी बचा हुआ है, क्योंकि 18 कार्ड में से 17 कार्ड जा चुका है, अब एक ही कार्ड बचा हुआ है, एंड दैट कैन बी गिवन टू दैट पर्सन इन वन सिंगल वे। नाउ बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट इज 35 C 17 इंटू 52 C 17 इंटू दिस इंटू 18 C 17 इंटू 1। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें यू विल गेट द आंसर एज दिस 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 17 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है आंसर, क्योंकि इन लास्ट पर्सन को इसको जाने दो, लेकिन इनके बीच में भी तो अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो हमें ओवर काउंटिंग का भी तो ध्यान रखना है। तो इस ओवर काउंटिंग को डील करने के लिए या फिर नालीफाई करने के लिए हमें डिवीजन प्रिंसिपल लगाना है। और यहाँ पे डिवीजन प्रिंसिपल लास्ट क्वेश्चन में 4 फैक्टोरियल से हमने डिवाइड किया था टू लाइक रेस्ट्रिक्ट द ओवर काउंटिंगनेस। तो यहाँ पे किससे डिवाइड होगा, यहाँ पे यस यू आर राइट 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट पर्सन है उसका कोई इसमें इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस नहीं है। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर बाय डिवीजन प्रिंसिपल, एक 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। सो दिस इज इट। तो कॉम्बिनेशन से बहुत सारा डिफरेंस क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कर लिया, और भी कुछ ऐसे हैं टॉपिक्स, डिफरेंट छोटा टॉपिक्स जो मैं आगे बनाता हुआ चलूँगा। छोटा डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर मैं क्वेश्चन करा दूंगा, जो भी जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो सकता है। कॉम्बिनेशन पार्ट से फिलहाल इतना ही। अगर अच्छा लगे, कंसेप्ट समझ में आए, नया कुछ चीज़ सीखने को मिल रहा है, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना अमंग योर फ्रेंड्स जितना ज़्यादा हो सके, एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। सो थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।